आज की वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। ओवरऑल एक व्यू लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम उनके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, जो मतलब केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब स्पीड, वेलोसिटी, तो कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, अगर रेट की बात करें तो रेट जो है वो 3 टाइप का है आपका, यहाँ पे 3-4 कह सकते हैं, ठीक है। इनिशियल रेट हम कह सकते हैं क्या है, पहला जो है इनिशियल रेट। दूसरा जो टॉपिक है आपका वो क्या है? एवरेज रेट। क्या है? एवरेज रेट। अब ये रेट किसका? ये केमिकल रिएक्शन का। रेट किसका? केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तभी जो है आपका इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है, रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप लोग। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या स्पीड है आपका, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं वहाँ पे। यहाँ भी वही रहेगा, बस ये रिएक्शन का रेट रहेगा। क्या रहेगा? रिएक्शन का रेट रहेगा। तब जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, उसको हम लोग इसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? रेट लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ हो गया। अभी जो रेट लॉ है, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या डिपेंड करता है, तो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे फैक्टर कहते हैं, कह सकते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इतना हमको अभी तक ले पढ़ना है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस फैक्टर में क्या क्या है जो हमारे रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है? तो सबसे पहला जो है हमारा वो नेचर है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरा जो है हमारा कंसंट्रेशन है। दूसरा जो है हमारा क्या है? कंसंट्रेशन है। तीसरा जो है हमारा टेम्परेचर है। क्या है हमारा? टेम्परेचर है, ठीक है। तीसरा जो है हमारा वो क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद अगर हम लोग बात करें तो किसका हम लोग पढ़ते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, ठीक है। किसके बारे में पढ़ते हैं? कैटलिस्ट। और तब हम लोग पढ़ते हैं लाइट के बारे में। लाइट मतलब फोटोन। फोटोन का क्या इफेक्ट है हमारे, और फोटोन क्या बोलते हैं? फोटोन। अब देखिए फोटोन के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे, तो कौन से चैप्टर में, सॉरी इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे फोटोन मतलब कौन से रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे? तो फोटो केमिकल रिएक्शन के बारे में। फोटो केमिकल रिएक्शन के बारे में मतलब वो रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका एग्जाम्पल आपके नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तब है आपका यहाँ पे जब हम लोग रेट लॉ पढ़ते हैं तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं? यहाँ से 3-4 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या है? सबसे पहला जो है आपका क्या है? ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर पढ़ते हैं। तब है आपका मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलरिटी पढ़ते हैं। चलिए, अब जो मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लिए तो फिर क्या है? रेट कांस्टेंट। क्या पढ़ते हैं? रेट कांस्टेंट के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, रेट कांस्टेंट। अब देखिए ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है आपका वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड, थर्ड। आपके सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो जीरो और फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो है ना, आप अगर सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को नहीं देखे रहेंगे उस तो आपका क्वेश्चन जो है ना मतलब स्किप कर सकता है, छूट सकता है आपके एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि कुछ यूनिट्स जो हैं आपका सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर से भी पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। सीबीएसई के एग्ज़ाम में मतलब है नहीं, आपके सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ही पढ़ना है, लेकिन यूनिट जो है वो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का भी पूछा है। चलिए, तब क्या है इसमें ऑर्डर जो हम लोग कह सकते हैं कौन कौन से रिएक्शन? तो फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर। सबसे पहले क्या है? जीरो ऑर्डर। अब जीरो तो नहीं लिखेंगे ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और तब आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर तक पढ़ लेंगे और फिर जनरल इक्वेशन देख लेंगे कि क्या है और नहीं है आपका, ठीक है।
तब आइए आपका रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो है इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर के लिए है, या कह सकते हैं कि जनरल फॉर्म में आपका ऑर्डर है तो उसका यूनिट क्या है। ठीक है, तब है यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट में हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट को, तो एक आर्हेनियस इक्वेशन है वहाँ पढ़ेंगे। कहाँ है? आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हेनियस थ्योरी या इक्वेशन करके जो है ना हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, और तब है जो लास्ट आपका है कोलिजन थ्योरी। क्या करते हैं? कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये तो रहा यहाँ तक। अब है कि इतना ही जो आ रहा है, इतना में क्या क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका ये वाला जो है ना आपका ये कंसंट्रेशन, ठीक है, टेम्परेचर, ये कैटलिस्ट, लाइट वाला, ठीक है, कभी कभी पूछा है क्वेश्चन, आसानी है तो आप कर सकते हैं। ये 3 पोर्शन मतलब ये पे। तब है आपका रेट कांस्टेंट। तब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी से एक ही लाइन है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 होता है, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है, 1, 2 और 3 मैक्सिमम ये हो सकता है। तो ये मॉलिक्यूलरिटी से एक क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो एक लाइन में लिखा हुआ है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ समझ लेंगे। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। रटा रटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से भी अगर इसका क्वेश्चन याद कर लेंगे तो वही पूछ रहा है और कुछ पूछ भी नहीं रहा है। ऑर्डर में जो है आपका जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अब इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन भी है और डायरेक्टली रेट लॉ। तो यहाँ इस पोर्शन को अच्छे से करना है, इस पोर्शन को क्या करना है? अच्छे से करना। ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, ये आपको नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब ये है कि इसको नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो यहाँ से पूछेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग कहाँ से? आर्हेनियस इक्वेशन से। जेई में आर्हेनियस से ही क्वेश्चन आपका, आर्हेनियस इक्वेशन से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और रेट कांस्टेंट, और किससे? रेट कांस्टेंट से। इसी के थ्रू जो है ना आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, अभी तक देखा गया है। बाकी है कि कभी कभी जो है ना कोलिजन थ्योरी से थ्योरेटिकल, तो ये एडवांस में आपका अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता है, चूँकि मल्टीपल आंसर क्वेश्चन वहाँ पे रहता है, तो आपका वहाँ के लिए आप इसके थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा ओवरव्यू कि आपका ऑलमोस्ट आपको क्या क्या पढ़ना है। और इसमें एक टर्म और है आपका हाफ लाइफ। क्या है आपका? हाफ लाइफ। अब इस हाफ लाइफ को किस किस में पढ़ना है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी पढ़ना है, जीरो ऑर्डर में भी और फर्स्ट ऑर्डर में भी। सेकेंड ऑर्डर का भी हम लोग हाफ लाइफ देखेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का भी हाफ लाइफ देखेंगे। और ये हाफ लाइफ जो है ये तो इम्पोर्टेंट खैर है ही, क्योंकि ये आपके फिजिक्स के मॉडर्न में भी है और आपका यहाँ भी है, और आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री देखे वहाँ भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, चाहे जो हो जाए। कितना भी कम क्वेश्चन पूछे केमिस्ट्री में, हो सकता है 2 ही क्वेश्चन पूछे, उसमें से एक क्वेश्चन ये रहेगा। मतलब समझ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो कहने का मतलब ये वी या अब जितना बार आप लिख सकते हैं ये, मतलब ओवरऑल अगर देखें तो ये हाफ लाइफ आर्हेनियस का क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। अगर आप मेंस के लिए बैठ रहे हैं, जेई मेंस के लिए बैठ रहे हैं, अगर नीट के लिए बैठ रहे हैं, तो आपका यहाँ से ये ऑर्डर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तब ये फैक्टर वाला पोर्शन, क्योंकि नीट में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी अच्छा खासा पूछता है, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है। बाकी चूंकि इस पर नोमेरिकल बनता है, तो नोमेरिकल नीट में ज़्यादा पूछता नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला वाला वर्क है, तो यहाँ से आपको बस फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं अब अगले। इसमें सबसे पहले जो है इस बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, इस बेसिक कंसेप्ट को। तो सबसे जो पहला डेफिनेशन हम लोग देंगे, किसका देंगे? हम लोग रेट का देंगे। रेट क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन। इसका जो डेफिनेशन होता है आपका वो क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब इसी को आप लिख सकते हैं, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को और करके आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ध्यान दीजिएगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन
कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब जितना टाइम लगा उस चेंज में जितना टाइम आपका लगा, ठीक है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। कंसंट्रेशन को लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेल्टा, ये सी कंसंट्रेशन, और यहाँ पे डेल्टा टी आपका ये जो लिखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो है रेट ऑफ जो रिएक्शन है आपका प्लस भी होता है, और आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या होता है आपका माइनस भी हो रहा है, और आपका यहाँ पे प्लस भी हो रहा है, ठीक है। तब प्लस कब होगा माइनस कब होगा वो हम देखेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए, ये जो कंसंट्रेशन जो यूज कर रहे हैं टर्म, ये जो कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं ये है क्या, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये बड़ा ब्रैकेट से। मतलब ये जो बड़ा ब्रैकेट दिए है ना, ये देना बहुत जरूरी है। आप हड़बड़ी में ऐसा मत लिख दीजिएगा, आप जो है ना ऐसा मत कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे आप ऐसा किए ये हो गया गलत। ये रिप्रेजेंटेशन है, आप बड़ा ब्रैकेट से ही आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तभी क्या है ये कंसंट्रेशन, ये क्या है कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है मोलैरिटी। अब देखिए मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, मोलैरिटी आ गया मतलब फिर से क्या आ गया आपका मोल आ गया। चैप्टर 1 11th का चैप्टर 1, ठीक है, क्या आ गया मोलैरिटी। और तो ये क्या हो गया मोल पर लीटर। मोल इसका यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर, मतलब समझ रहे हैं। आपको फिर से मोल का कहानी यहाँ पे आपको समझना है। अब अगर मोल में दिक्कत है तो इस चैप्टर में आपको दिक्कत होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो स्टार्टिंग में ही मोल आ गया ना। इसलिए हम कहते हैं कि 11th में जो मोल को है बहुत अच्छे से पढ़िए। क्या पढ़िए? बहुत अच्छे से पढ़िए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बता देना फिजिकल में तो एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग ए, और ए से क्या बन रहा है आपका बी बन रहा है। क्या बन रहा है आपका बी बन रहा है। ए क्या है आपका रिएक्टेंट है और बी क्या है आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। इनिशियल जो कंसंट्रेशन है इसका वो कितना है x1 है, और इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या है 0। भाई जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है उस समय क्या रहेगा आपका 0, ठीक है। तब है कुछ समय के बाद आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद अब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं फाइनल कर सकते हैं। फाइनल मतलब देखिए रिएक्शन, अब आप कहेंगे सर रिएक्शन तो कुछ खत्म हो ही नहीं रहा तो फाइनल कैसे कर सकते हैं। तो फाइनल मतलब कि जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन करना छोड़ दिए, आपका मान लीजिए आप स्टार्ट किए रिएक्शन को और जहाँ से आप छोड़ दिए मतलब जहाँ तक लिए वही आपका फाइनल पॉइंट। तो अब फाइनल में मान लेते हैं ये क्या हो गया x2 हो गया। ये क्या हो गया इसका जो ये है क्या हो गया x2 हो गया। x2 मतलब क्या हो गया x1 में से माइनस चला गया होगा आपका a। सपोज मान लीजिए कोई a अपना मोल है या पार्ट है इसका, क्या हो गया x2 आ गया। और x2 किसे कहते हैं कि x1 इनिशियल कंसंट्रेशन में से उस क्या हो गया कुछ कम हो गया। क्या हो गया कुछ कम हो गया। तभी क्या है जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा ना। समझ में आया। जितना रिएक्टेंट कम हुआ तो रिएक्टेंट कितना कम हुआ a कम हुआ, a मोल कम हुआ तो जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा a मोल बनेगा, ठीक है। तब क्या है आपका, अब यहाँ पे हम लोग अगर रेट लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें रेट लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है। क्या रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग को यहाँ पे लिखना है तब क्या लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन क्या है टाइम। तो जो कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है वो क्या है आपका फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी हम लोग करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी। कोई दिक्कत। अभी देखिए फाइनल क्या है आपका, फाइनल है x2, तो x2 माइनस इनिशियल क्या था x1, इनिशियल क्या था x1 अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन था आपका क्या x1, फाइनल कंसंट्रेशन था क्या x2। अब बताइए कि x1 बड़ा है कि x2। जाहिर सी बात है x1 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इस x1 में से कुछ निकल गया है, कुछ रिड्यूस कर गया है, तब ना x2 है। मतलब अगर छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो आपका साइन क्या आएगा माइनस, माइनस क्या आएगा आपका यहाँ पे डेल्टा, माइनस डेल्टा। और इसी को कहते हैं, अब इसमें से हट गया तो क्या है x मानिए, मतलब जो माइनस हुआ जो घटा, समझ में आ रहा है, जो घट गया
चेंज हुआ, या कह सकते हैं कि चेंज को सर ए काहे लिखेंगे, आप अगर फाइनल माइनस इसको करेंगे, इसको माइनस इसको करेंगे, फाइनल माइनस क्या है इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप x2 की जगह पे x1 माइनस ए और माइनस क्या लिखेंगे आप x1, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, तभी क्या है, और ये बड़ा ब्रैकेट में आपको क्या करना है घेरना है, बड़ा ब्रैकेट में क्या करना है घेरना है, तब क्या है आपका ये x1 से x1 कट गया, तो जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, आपका जो बचा यहाँ पे क्या बचा माइनस क्या है कंसंट्रेशन ए किसका रिएक्टेंट का अपॉन डेल्टा टी। समझ में आया, मतलब रिएक्टेंट का अगर हम लोग रेट लिख रहे हैं, मतलब रेट लिख रहे हैं किसका रिएक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया, क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं प्रोडक्ट कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए प्रोडक्ट कर दिए, ठीक है। चलिए अब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, फाइनल क्या है आपका ए माइनस क्या कर देंगे 0 अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा साइन पॉजिटिव रहेगा, और ये जो चेंज हुआ है आपका यहाँ पे डेल्टा टी, ठीक है। समझ में आया, मतलब देखिए अब यहाँ पे चूंकि चेंज है तो यहाँ पे डेल्टा हमको देने का जरूरत नहीं है, हम चेंज ही बता रहे हैं, तो डेल्टा आपको बुक में पढ़िएगा तो यहाँ पे डेल्टा दिया मतलब चेंज, उसको क्या लिखा है चेंज, कितना चेंज किया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पॉजिटिव साइन आया है ना, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव साइन आया है वो इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो वो हमेशा टर्म क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरे रिएक्शन के साथ, ठीक है। एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कितना है 2 मोल, 2 मोल से कितना बन रहा है 1 मोल आपका प्रोडक्ट बन रहा है, 1 मोल आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तब आप कह सकते हैं यहाँ पे सीधा अगर हम लोग रेट की बात करें किसका रिएक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। रेट रिएक्शन का क्या कर सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन किसका ए का चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, ये तो कह दिए। अब क्या यहाँ पे माइनस साइन भी आ गया, क्यों, क्योंकि आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, आप माइनस साइन लिख दिया, आपको समझ में आ गया। तब है कि यहाँ 2 मोल है, यहाँ क्या है 2 मोल है, ये जो रेट आया ये किसका रेट आया 2 मोल का रेट आया, किसका आया 2 मोल का, तो 1 मोल का रेट करने के लिए क्या होगा, अच्छा ये बताइए 2 मोल का रेट इतना, तो 1 मोल का, तो इसके क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, मतलब जो कोफिशिएंट है उसे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। समझ में आया। अगर यही रेट हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में अगर लें, प्रोडक्ट के लिए अगर रेट लिखें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका प्रोडक्ट का अपन क्या है डेल्टा टी, और यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक ही मोल है तो मतलब एक ही मोल का रिस्पेक्ट मतलब आपको क्या है रेट है, तो यहाँ करने का जरूरत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका ऐसा रहे, मान लेते हैं यहाँ पे ए रहे, यहाँ पे 2 रहे, और यहाँ से क्या बन रहा है 3b बन रहा है, क्या बन रहा है 3b बन रहा है। तब जो आप रेट लिखेंगे क्या करेंगे, तब जो आप रेट लिखिएगा रिएक्टेंट के टर्म में, देखिए रिएक्टेंट के टर्म में अगर लिखेंगे तो हम माइनस साइन देंगे और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन क्या लिखेंगे डेल्टा टी, और ये 2 मोल है तो 1 मोल के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तब यहाँ अगर प्रोडक्ट का लिखेंगे, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका प्रोडक्ट का अपॉन चेंज इन टाइम, और यहाँ पे कितना मोल है 3 मोल, मतलब ये रेट जो है वो 3 मोल का, हमको चाहिए कितना 1 मोल का, तो 1 मोल का मतलब 1/3, मतलब जो कोफिशिएंट है उससे क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो अगर हम लोग जनरल फॉर्म की बात करें, यहाँ पे एन, यहाँ पे क्या कर दीजिए आप ए कर दीजिए, और प्रोडक्ट क्या बना है बी का बी बना है, तो यहाँ पे जो रेट होगा आपका वो क्या हो जाएगा -1/a चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा जो रेट है वो क्या हो जाएगा प्लस 1/b चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन डेल्टा टी। ये प्लस लिखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ये आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं लिखेंगे मतलब प्लस है ना, नहीं, इस चैप्टर में आपका यहाँ पे जो है ना प्लस लिखना आपका जरूरी है, ठीक है। अभी देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए ये प्लस होगा, ठीक है, ये क्या होगा प्लस होगा, प्रोडक्ट के लिए लिख रहे थे ना तो यहाँ पे आपका प्लस होगा। चलिए तभी क्या है प्रोडक्ट के लिए प्लस, मतलब अगर कहीं दिया रहे प्लस में मतलब समझ लीजिए वो कौन है प्रोडक्ट है, और कोई माइनस में है तो क्या है आपका रिएक्टेंट है।
समझ में आया यहाँ तक में कोई दिक्कत? एक वर्ड और यहाँ पे यूज करता है आपका, रिएक्टेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग वो वर्ड डिसअपियरेंस, और प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं अपीयरेंस। तो किसे कहते हैं डिसअपियरेंस और अपीयरेंस, ये समझिएगा, ठीक है। अभी देखिए ये जो है आपका, मिटाते हैं इसको, ठीक है। हम लोग क्या कर दिए, ये रेट लिख दिए, मतलब ये रिएक्शन अगर है तो इसका रेट है रिएक्टेंट के टर्म में, तब इसको इधर कर दीजिए तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है, रिएक्टेंट डिक्रीज ही कर रहा है ना, तो डिसअपियरेंस कहते हैं। अगर वही प्रोडक्ट के केस में अगर हम लोग लें, इसके केस में लें, तो आप इस पूरे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट तो हमेशा बनेगा तो अपीयरेंस, और रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करेगा तो डिसअपियरेंस। क्या है, डिसअपियरेंस। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था तो यहाँ 2 इधर कर दिए, बस इस टर्म को बोलते हैं, इस टर्म को, ठीक है। अब अगली बार थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जांपल के साथ। ये जनरलाइज फॉर्म हो गया। अब जनरलाइज फॉर्म के लिए जो हम रेट लिखेंगे वो लिखेंगे -1/a, और चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, a का, अपॉन डेल्टा टी। तभी क्या है, इसको इधर कर दीजिए तो a इंटू रेट, और इस पूरे टर्म को क्या कर सकते हैं, इस पूरे टर्म जो बचा है आपका, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, इसको कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। किसका, अब डिसअपियरेंस लिख दिया तो रिएक्टेंट, मतलब ये माइनस साइन का मतलब ही होता है डिसअपियरेंस। इस माइनस साइन को छोड़ के नहीं बोल रहे हैं, इस पूरे जितना हम गोला किए ना उस पूरे को एक साथ ये कह रहे हैं, ठीक है। अब तब यहाँ पे अब आपको आगे हमको समझ में आ रहा है, पता है, तो आप समझ लीजिएगा इसको। यहाँ पे क्या है ना, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन बी अपॉन कितना हो जाए, डेल्टा टी। तो इस टर्म को मतलब यहाँ पे अगर 1/b लिखेंगे तो b किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो b इंटू रेट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। तो यहां से हम लोग रेट को समझ गए कि रेट क्या है, कैसे लिखना है। एक छोटा सा एग्जांपल लास्ट आपका होमवर्क के लिए हम दे दे रहे हैं, आप इसको करेंगे, समझ में आ रहा है, आप इसको कर लिए, समझिए आपको बन गया। यहाँ पे N2 + 3H2, और यहाँ से जो आपका रिएक्शन है वो बन रहा है क्या, 2NH3, ठीक है। समझ में आया, जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो अगर हम लोग रेट लिखें तो क्या लिखेंगे इसके रिस्पेक्ट में, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, N2 का, अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस, ये भी रिएक्टेंट ही है तो माइनस ही होगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, H2 का, अपॉन डेल्टा टी। आप बोलेंगे सर आप कोफिशिएंट भूल गए, नहीं भूले हैं, लीजिए लिख दिए, इज इक्वल टू प्लस 1/2, पहले ही लिख दिए हम कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा, डेल्टा NH3 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा टी। ये ओवरऑल आपका रेट हो गया किसका, इस रिएक्शन का, ठीक है। थैंक यू।